जब वैज्ञानिक कुछ समझने के लिए कोई प्रयोग करते हैं तब कई बार उनके मन में मुख्य प्रश्न यह नहीं होता है कि कोई घटना क्यों हो रही है, बल्कि यह होता है कि कोई घटना आखिर क्यों नहीं हो रही है। और ऐसा ही प्रश्न एक अमेरिकी जीव वैज्ञानिक थॉमस हंट मॉर्गन के मन में उस समय उत्पन्न हुआ जब वे मेंडल की तरह ही विशेष रूप से लक्षणों की वंशागति को समझने के लिए फ्रूट फ्लाई, जिसका वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर है, इस पर अपने प्रयोग कर रहे थे। मॉर्गन ने अपने प्रयोग में श्वेत शरीर और लंबे पंखों वाली मादा फ्रूट फ्लाई का संकरण भूरे शरीर और छोटे पंखों वाली नर फ्रूट फ्लाई से कराया। इस समय तक मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता नियम को अच्छी तरह से मान्यता मिल चुकी थी। इसलिए मॉर्गन को पता था कि फ्रूट फ्लाई में शरीर के श्वेत होने का लक्षण शरीर के भूरे होने के लक्षण पर प्रभावी है और पंखों के लंबा होने का लक्षण पंखों के छोटा होने के लक्षण पर प्रभावी है। अपने पिछले प्रयोगों से मॉर्गन यह भी जानते थे कि इन लक्षणों के लिए मादा फ्रूट फ्लाई का जीनोटाइप हेट्रोजाइगस यानी विषम युग्मजी है, जिसमें कैपिटल डब्ल्यू श्वेत शरीर के लिए अलील है, स्मॉल डब्ल्यू भूरे शरीर के लिए अलील है, कैपिटल एल लंबे पंखों के लिए अलील है और स्मॉल एल छोटे पंखों के लिए अलील है। जबकि नर फ्रूट फ्लाई का जीनोटाइप होमोजाइगस यानी समयुग्मजी और रिसेसिव यानी अप्रभावी है। इस प्रकार मॉर्गन ने अपने प्रयोग में इन दोनों फ्रूट फ्लाइज का संकरण कराया और इससे प्राप्त परिणामों को दर्ज किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस संकरण के परिणाम स्वरूप संततियों में इस प्रकार के जीनोटाइप और फिनोटाइप मिलेंगे, जो कि 1:1:1:1 के अनुपात में प्राप्त होंगे, जिसका मतलब है कि संततियों में से 25% श्वेत शरीर और लंबे पंखों वाली, 25% भूरे शरीर और छोटे पंखों वाली, 25% श्वेत शरीर और छोटे पंखों वाली और शेष 25% भूरे शरीर और लंबे पंखों वाली होंगी। दूसरे शब्दों में उन्हें उम्मीद थी कि 50% संततियों में पैतृक जीनोटाइप और फिनोटाइप ही होगा और शेष 50% में पुनर्योजक जीनोटाइप और फिनोटाइप होगा। मॉर्गन को इस तरह के परिणाम की उम्मीद इसलिए थी क्योंकि मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार यही परिणाम प्राप्त होने चाहिए। लेकिन इस संकरण के जो वास्तविक परिणाम प्राप्त हुए उन्होंने मॉर्गन को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि मॉर्गन ने पाया कि 83% संततियों में पैतृक जीनोटाइप और फिनोटाइप था और केवल 17% संततियों में पुनर्योजक जीनोटाइप और फिनोटाइप था। जबकि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार उन्हें केवल 50% संततियों में पैतृक और शेष 50% में पुनर्योजक जीनोटाइप और फिनोटाइप मिलने की उम्मीद थी। इसलिए मॉर्गन को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये परिणाम मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार नहीं थे। इसके बाद मॉर्गन यह पता लगाने का प्रयास करने लगे कि ये परिणाम मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं और उन्हें ये परिणाम क्यों मिले। मॉर्गन जानते थे कि उनके प्रश्न का उत्तर क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों में छिपा है, विशेष रूप से होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी समजात गुणसूत्रों के युग्म में। हम जानते हैं कि समजात गुणसूत्रों के एक युग्म में दो गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से एक गुणसूत्र पिता से और दूसरा गुणसूत्र माता से संतति को आनुवंशिक रूप से प्राप्त होता है और विभिन्न जीनों के वेरिएंट या अलील इन दोनों समजात गुणसूत्रों में समान स्थानों पर स्थित होते हैं। इसी तरह आपको पता होगा कि किसी एक गुणसूत्र का निर्माण करने वाले दो क्रोमैटिड्स या अर्ध गुणसूत्रों को सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी संतति अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। जैसे ये दोनों संतति अर्ध गुणसूत्र हैं और दोनों समजात गुणसूत्रों के अलग अलग क्रोमैटिड्स को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी असंतति अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। जैसे ये दोनों असंतति अर्ध गुणसूत्र हैं और समजात गुणसूत्रों के इन्हीं असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच गुणसूत्री क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन यानी पुनर्योजन होता है। मॉर्गन के समय तक ये सभी तथ्य अच्छी तरह से स्थापित हो चुके थे, इसलिए मॉर्गन यह जानते थे कि उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए समजात गुणसूत्रों के इस युग में विशेष रूप से दो जीनों यानी फ्रूट फ्लाई के शरीर के रंग के लिए उत्तरदायी जीन और उसके पंख की लंबाई के लिए उत्तरदायी जीन, इन दो जीनों के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब गुणसूत्रों में इन जीनों के स्थान को लेकर दो संभावनाएं थीं। पहली संभावना यह थी कि शरीर के रंग और पंखों के लंबाई के लिए उत्तरदायी ये जीन गुणसूत्र में एक दूसरे से काफ़ी दूर स्थित हैं
और दूसरी संभावना यह थी कि ये दोनों जीन गुणसूत्र में एक दूसरे के काफ़ी निकट स्थित हों। पहले चलिए समझते हैं कि यदि ये दोनों जीन गुणसूत्र में एक दूसरे से काफ़ी दूर स्थित थे तो मॉर्गन को क्या परिणाम प्राप्त हो सकते थे। तो मान लीजिए कि ये मादा फ्रूट फ्लाई के गुणसूत्र हैं और इनमें शरीर के रंग और पंखों की लंबाई के लिए उत्तरदायी जीन एक दूसरे से काफ़ी दूर स्थित हैं। अब यदि गुणसूत्री पुनर्योजन यहाँ कहीं इन दो जीनों के बीच में होता है तो यह कुछ इस तरह दिखाई देगा। यानी ये दो असंतति अर्ध गुणसूत्र पुनर्योजन स्थल पर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और शरीर के रंग के लिए उत्तरदायी जीन के दोनों अलील आपस में बदल जाएंगे। इसका मतलब है कि पुनर्योजन के बाद जब अर्ध गुणसूत्र अलग होंगे तो इसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार के अर्ध गुणसूत्र बनेंगे। इस मामले में हम देख सकते हैं कि ये दोनों अर्ध गुणसूत्र पैतृक अर्ध गुणसूत्रों के समान हैं, जबकि ये दोनों पुनर्योजी अर्ध गुणसूत्र हैं। अब यदि मॉर्गन के प्रयोग में फ्रूट फ्लाइज का संकरण होने पर इस प्रकार के अर्ध गुणसूत्र बने होते तो मॉर्गन को अपेक्षित परिणाम मिलते, यानी 50% संततियों में पैतृक और शेष 50% में पुनर्योजक जीनोटाइप होता। लेकिन चूंकि मॉर्गन को ये परिणाम नहीं मिले, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दोनों लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीन गुणसूत्र में एक दूसरे से बहुत दूर स्थित नहीं है, बल्कि एक दूसरे के काफ़ी निकट स्थित हैं। इसलिए चलिए अब इस संभावना को समझते हैं, यानी यदि दोनों जीन गुणसूत्र में एक दूसरे के काफ़ी निकट स्थित थे तो मॉर्गन को क्या परिणाम प्राप्त हो सकते थे। तो यहाँ मैंने उस परिदृश्य को दर्शाया है जिसमें दोनों जीन गुणसूत्र में एक दूसरे से काफ़ी निकट स्थित हैं। अब यदि असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच यहाँ कहीं गुणसूत्री क्रॉसिंग ओवर होता है तो यह कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब चूंकि यहाँ दोनों जीन एक दूसरे के बहुत निकट स्थित हैं, इसलिए जब तक क्रॉसिंग ओवर इन दोनों जीनों के ठीक बीच से नहीं होता है तब तक क्रॉसिंग ओवर होने पर इन दोनों जीनों के अलील एक साथ क्रॉस करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप अर्ध गुणसूत्रों के अलग होने पर इस प्रकार के अर्ध गुणसूत्र बनेंगे। यानी दोनों जीनों का क्रॉसिंग ओवर एक साथ होने के कारण बनने वाले सभी अर्ध गुणसूत्र पैतृक अर्ध गुणसूत्रों के समान होंगे। इनमें कोई भी पुनर्योजी अर्ध गुणसूत्र नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये दो अर्ध गुणसूत्र मादा फ्रूट फ्लाई या माँ के अर्ध गुणसूत्रों के समान होंगे, जबकि ये दो अर्ध गुणसूत्र नर फ्रूट फ्लाई या पिता के अर्ध गुणसूत्रों के समान होंगे। इस आधार पर मॉर्गन ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि गुणसूत्र में जीन एक दूसरे के काफ़ी निकट स्थित हैं तो उनका क्रॉसिंग ओवर या विनिमय प्रायः एक इकाई के रूप में एक साथ होता है और इसके परिणाम स्वरूप बनने वाले सभी अर्ध गुणसूत्र सामान्यतः पैतृक अर्ध गुणसूत्रों के समान होते हैं। उनमें कोई भी पुनर्योजी अर्ध गुणसूत्र नहीं होता है। मॉर्गन ने इसे ही लिंकेज यानी सहलग्नता कहा, जिसका मतलब है दो जीनों का भौतिक रूप से एक दूसरे से लिंक या जुड़ा होना और संकरण के दौरान एक साथ उनका विनिमय होना। लेकिन यदि ऐसा है तो यह प्रश्न उठता है कि मॉर्गन को अपने प्रयोग में केवल 83% संततियों में पैतृक जीनोटाइप जबकि 17% संततियों में पुनर्योजक जीनोटाइप क्यों मिला। उन्हें सभी 100% संततियों में पैतृक जीनोटाइप क्यों नहीं मिला। क्या हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। इन 3 जीनों पर ए, बी और सी पर विचार कीजिए, जो समजात गुणसूत्रों में एक समान स्थानों पर स्थित है और इनके अलील कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी हैं। अब मान लीजिए कि गुणसूत्र में ए और बी एक दूसरे के बहुत निकट स्थित हैं, जबकि ए और सी तथा बी और सी एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं। अब ए और बी के बीच, जो कि एक दूसरे के बहुत निकट स्थित है, इनके बीच पुनर्योजी फिनोटाइप प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि पुनर्योजन की घटना ए और बी के ठीक बीच में हो। लेकिन हम देख सकते हैं कि इनके एक दूसरे के बहुत निकट स्थित होने के कारण इनके बीच पुनर्योजन के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि इन दो निकट स्थित जीनों के बीच पुनर्योजन कभी नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि इन दो जीनों के बीच पुनर्योजन की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये गुणसूत्र में एक दूसरे के बहुत निकट स्थित हैं। इसका मतलब मॉर्गन के प्रयोग में शरीर के रंग और पंखों की लंबाई के लिए उत्तरदायी जीन
गुणसूत्र में भले ही एक दूसरे के बहुत निकट स्थित थे, यानी वे संलग्न जीन थे, फिर भी कुछ मामलों में उनके बीच पुनर्योजन की घटना घटित हुई और यही कारण है कि मॉर्गन को 17% संततियों में पुनर्योजक जीनोटाइप और फिनोटाइप मिला। यानी हम कह सकते हैं कि लिंक्ड जीन्स या संलग्न जीनों की वंशागति लगभग हमेशा एक साथ होती है, इसलिए सामान्यतः पुनर्योजक जीनोटाइप नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी उनके बीच पुनर्योजन होने की संभावना भी बनी रहती है और यदि ऐसा होता है तो हमें पुनर्योजक जीनोटाइप और फिनोटाइप मिल सकता है। इसके विपरीत यदि हम ए और सी जीनों या बी और सी जीनों को देखें तो इनके बीच काफ़ी अधिक स्थान है, इसलिए ए और सी या बी और सी जीनों के बीच पुनर्योजन होने की संभावना भी काफ़ी अधिक है। ध्यान रखें कि पुनर्योजन एक पूर्णतः यादृच्छिक घटना होती है और यह गुणसूत्र पर कहीं भी घटित हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के निकट स्थित जीनों की तुलना में एक दूसरे से दूर स्थित जीनों के बीच पुनर्योजन होने की संभावना अधिक होती है और यही कारण है कि संलग्न जीनों की वंशागति लगभग हमेशा एक साथ होती है। मॉर्गन के इस प्रयोग के निष्कर्षों का उपयोग करके मॉर्गन के एक शिष्य ने मानव गुणसूत्रों में कई जीनों के स्थानों का मानचित्रण कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप बाद में मानव जीनोम परियोजना का आरंभ हुआ, जिसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे।